अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा मॉडर्न फिजिक्स का 25th लेक्चर है, जो कि हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर भी है। और आज जो है वो हम नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, जो कि आपके पास है न्यूक्लियर फिजिक्स का। और जिन टॉपिक्स को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे वो ये हैं: डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, सम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, रेडियोएक्टिव डिके एंड अल्फ़ा एंड बीटा डिके। तो ये टॉपिक्स जो है ये हम आज के लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। अच्छा जी, जो न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी जो है वो एर्नस्ट रदरफोर्ड ने की थी 1911 के अंदर। और उसने ये प्रपोज किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो सेंटर के ऊपर कंसनट्रेटेड होता है, और यही जो पॉजिटिव चार्ज है एट द सेंटर ये न्यूक्लियस जो है ये फॉर्म करता है। और उसके अलावा उसने ये भी बताया कि जो एटम है उसका जो ज़्यादातर मैस होता है वो न्यूक्लियस पे ही मुश्तमिल होता है। ठीक है। और किस तरह जो है इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, उसके लिए जो रदरफोर्ड है उसने जो एनर्जेटिक अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनको उसने फॉल करवाया ऑन थिन टारगेट फॉयल। ठीक है जी, एक टारगेट था जो कि थिन फॉयल की फॉर्म में थी आपके पास, और उसने मेजर किया कि उस फॉयल में से गुजरने के बाद जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो उनके अंदर डिफ्लेक्शन कितनी हुई। ठीक है जी, तो उस डिफ्लेक्शन से जो है उसने न्यूक्लियस की जो है वो डिस्कवरी की। अच्छा जी, ये आपके पास जो है ये एक्सपेरिमेंटल है इसका, आप कह लें कि अरेंजमेंट, जिसके ज़रिए उन्होंने जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल की डिस्कवरी की। ठीक है जी, ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ठीक है जी, ये जो है ये आपके पास जो है वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, गीगर एंड मार्स्टन। ठीक है जी, अब ये डिस्कवरी तो रदरफोर्ड ने की, तो ये गीगर एंड मार्स्टन क्या हैं? ये गीगर एंड मार्स्टन जो हैं ये इनके स्टूडेंट्स थे इसके। ठीक है जी, तो उन्होंने जो है ये बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो अरेंज किया था। ठीक है जी, अंडर द सुपरविजन ऑफ रदरफोर्ड। अब इसमें जो अगर आप देखें तो इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में जो है एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है, और ये जो अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है ये एक थिन वॉल्ड जो है वो ग्लास ट्यूब थी, और जिसके अंदर विच वॉज फिल्ड विद रेडॉन गैस। ठीक है जी, और ये जो है ये अल्फ़ा सोर्स था आपके पास। और उसके अलावा जो है ये आपके पास टारगेट है जो कि थिन गोल्ड फॉयल थी, और ये डिटेक्टर है जो कि जो है वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है जो अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे उनको ये डिटेक्ट करने के लिए जो सा ये यूज़ किया गया। ठीक है जी, और उनका जो स्कैटरिंग एंगल है जिस एंगल के ऊपर वो डिफ्लेक्ट हुए दैट इज़ 5। अब ये जो ग्राफ है ये शो करता है आपके पास एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल डाटा। अगर जो है हम जो न्यूक्लियर ये जो रदरफोर्ड है इसकी अजम्पशन को अगर हम सच माने कि आपके पास जो है जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो जो है वो मैसिव है, स्मॉल है, और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो उस केस में अगर आप थ्योरेटिकल डाटा देखें तो ये जो सॉलिड लाइन है ये थ्योरेटिकल डाटा को शो कर रही है आपके पास। और ये जो डॉट्स हैं, ठीक है जी, ये जो आपके पास ये पर्पल कलर के डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो अगर आप देखें तो ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये थ्योरेटिकल डाटा के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो थ्योरेटिकल असम्पशन थी कि एटम जो है उसका न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल है, मैसिव है और पॉजिटिवली चार्ज है, वो असम्पशन जो है वो दुरुस्त आपके पास है आपके पास। ठीक है जी, और ये जो है यहाँ से अगर आप देखें तो इस ग्राफ से जो है वो हमें क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है, अगर आप ये देखें तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो स्कैटरिंग एंगल है। ये अगर आप टूवर्ड्स राइट साइड जाएँ तो जो एंगल है वो इंक्रीज़ करता है स्कैटरिंग एंगल, और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो आपके पास नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिटेक्टेड के कितना अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो स्मॉल एंगल्स हैं, स्कैटरिंग के स्मॉल एंगल्स पे जो एटम्स डिटेक्ट हुए हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो ज़्यादा एंगल पे जो डिफ्लेक्शन है वो कम पार्टिकल्स की हुई है। और सरप्राइजिंगली जो है वो मतलब कुछ जो हैं वो आप कह लें कि अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो जिनका जो है वो लार्ज एंगल इतना था कि वो अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री था। ठीक है जी, 180 डिग्री का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एक तरह से रिफ्लेक्शन होगी, यानी कि ये एलिमेंट आए, ठीक है जी, ये फॉल से स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद जो है इस तरह आपके पास वो रिफ्लेक्ट हो गया आपके पास। ठीक है जी, तो
रदरफोर्ड ने जो है ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे कि जिनमें जो है वो कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो बड़े लार्ज एंगल्स के ऊपर जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए या स्कैटर हुए, उसको उसने इन अल्फाज में एक्सप्लेन किया कि इट वाज क्वाइट द मोस्ट इनक्रेडिबल इवेंट दैट एवर हैपेंड टू मी इन माय लाइफ. इट वाज almost as incredible as if you had fired a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it came back and hit you. ठीक है जी, यानी कि उसने इसको इस चीज़ से तशबीह दी कि आप इस तरह के अगर आप एक 16 इंच का शेल जो है, यानी कि अगर आप एक 16 इंच का जो है वो शेल गोला जो है वो आप एक फेंकते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर, और टिश्यू पेपर से जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आए और आपको वापस आके लगे. ठीक है, यानी कि ये इतनी हैरानकुन बात थी कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इतने मैसिव होते हैं, जबकि जो एटम है वो आप कह लेंगे उसके मुकाबले में बहुत स्मॉल होता है, या आप कह लेंगे उसका मैस इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वहाँ से आना वो इस चीज़ से जो है वो रिजेंबल करता था. तो इसका मतलब ये था कि वो जो टिश्यू पेपर है, वो जो थिन फॉयल है, वो कोई टिश्यू पेपर नहीं है, बल्कि वो भी एक मैसिव चीज़ है उसके उस कहेंगे थिन फॉयल के अंदर जो है. अच्छा जी, ये जो है ये अगर आप देखें तो ये बेसिकली जो है वो फिगर है जो कि शो कर रही है कि किस तरह जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल जिनसे हैं वो गए. तो अगर आप इसमें देखें तो जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये अल्फ़ा पार्टिकल्स को शो कर रही हैं. तो इसमें अगर आप देखें तो जो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल स्ट्रेट पास करके, कुछ जो थे जैसे ये देखें ये स्कैटर कर रहा है, ये भी कुछ एंगल पे स्कैटर कर रहा है, ये स्कैटर कर रहा है. ठीक है जी, ये जो स्मॉल सर्कल्स हैं ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बाकी ये जो आप कह लेंगे येलो है वो आप कह लेंगे पूरे एटम को जो है वो शो कर रहे हैं. ठीक है जी, जो बड़ा वाला सर्कल है आपके पास. और कुछ जो हैं अगर आप देखें ये एक अल्फ़ा पार्टिकल है जो कि एक लार्ज एंगल पे स्कैटर हुआ है, एक ये अल्फ़ा पार्टिकल है ये इधर से इधर गया, इधर से इधर रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है. तो कुछ जो थे वो बड़े स्मॉल एंगल बड़े लार्ज एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हुए. अब जो है अगर आप देखें, अगर हम इनकी ये स्कैटरिंग को देखें तो ये स्कैटरिंग अगर आप सपोज़ करें कि किसी फोर्स की वजह से हुई है, या आप करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से हुई है, यानी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, जिनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है जी, ये बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं. अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं अगर वो मतलब इतने हैवी होते हैं, अगर उनके ऊपर जो है वो अगर आप ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो है अगर आप सपोज़ करें कि उसके ऊपर कोई फ़ोर्स लगती भी है, तो वो फ़ोर्स जो है वो इतनी भी नहीं होती कि वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है वो 1 डिग्री तक स्कैटर कर सके. यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल के हैवी होने की वजह से वो जो आप कह लें कि अगर आप वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई फ़ोर्स लग रही है, तो वो फ़ोर्स जो है वो इतनी नहीं होती कि वो उसको जो है वो 1 डिग्री तक भी स्कैटर कर सके. इसका मतलब है कि ये किसी आप कह लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से नहीं है, बल्कि ये कोई और जो है कोई मैसिव चीज़ है वहाँ पर जिनसे ये स्कैटर होके आए हैं. तो ये जो फिगर है ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि द मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग फोर्स दैट वुड एक्ट ऑन द अल्फ़ा पार्टिकल एज इट पासिस थ्रू सच अ लार्ज पॉजिटिव sphere of charge would be far too small to deflect the alpha particle by even as much as 1 degree. जैसे मैंने बताया ये जो फोर्स है ये इतनी भी नहीं होगी कि ये इसको 1 डिग्री तक डिफ्लेक्ट कर सके, लेकिन फिर भी ये जो है ये 180 डिग्री तक जो है वो डिफ्लेक्ट हुए हैं. The figure shows the possible part taken by the typical alpha particles. They pass through the atom of the target foil, as we see that most are either undeflected or only slightly deflected. ठीक है जी, ज़्यादातर तो अनडिफ्लेक्टेड हैं, चंद एक हैं जो कि स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए हैं आपके पास. ठीक है जी, ओनली बट अ फ्यू आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स. ठीक है जी, इसमें देखें सिर्फ 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए. From the analysis of the data, the Rutherford concluded that the radius of the nucleus must be much smaller than the radius of the atom by a factor about 10⁴. ठीक है जी, तो ये जो है ये इसकी एक कंक्लूजन थी कि जो न्यूक्लियस है एटम का वो बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल साइज़ ऑफ द एटम, और वो कितना स्मॉल है 10⁴ टाइम्स जो है. ठीक है जी, यानी कि 10,000 गुना जो है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ द एटम. In other words, the atom is mostly empty space. ठीक है जी, तो एटम जो है वो मोस्टली एम्प्टी स्पेस होता है आपके पास. ये इसकी 2 थी कंक्लूजन. एक कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू एटम, और उसने कितना स्मॉल बताया 10⁴ टाइम्स. और दूसरा ये कि जो ज़्यादातर जो स्पेस है एटम की वो एम्प्टी है.
अच्छा जी, उसके बाद अब हम देखते हैं कि कुछ जो है ये न्यूक्लियस जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी, वो अभी हम स्टडी करेंगे कि उसकी क्या क्या होती है। अब अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें एटम की, तो जो किसी भी एटम का न्यूक्लियस होता है दैट इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लाइड कहते हैं उसे, ठीक है जी। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जेड जो है ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को शो करता है और ये एटॉमिक नंबर भी कहलाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को जो है वो एटॉमिक नंबर कहते हैं। एन जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और ए जो है ये एटॉमिक नंबर है विच इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये स्टेबिलिटी है डिफरेंट न्यूक्लाइड्स की, ठीक है जी, कि वो कितने स्टेबल हैं ये भी हम आगे जाके देखेंगे कि इससे क्या मतलब है आपके पास। इसी तरह जो है वो मैस है आपके पास, ठीक है जी। मैस जो है वो कितनी होती है, जो है वो एटम्स डिफरेंट न्यूक्लाइड के अलावा स्पिन है, ये इनका मोमेंटम से करता है रिलेट, और उनकी बाइंडिंग एनर्जी है, ये भी हम आगे जाके देखते हैं कि ये क्या होती है आपके पास, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि जो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है जी, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है जी। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए होते हैं, और किसी भी पार्टिकल के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस, उसको कहते हैं जी एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। यहाँ से प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, और इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है जी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन। और जो टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं उसको कहते हैं मैस नंबर, और उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। ये है जी ए इज इक्वल टू जी प्लस एन, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आप कह लें कि न्यूक्लियॉन्स। और यही अगर आप जो है, चूँकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो अगर आप इनको कलेक्टिवली देखेंगे तो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है जी। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स व्हेन कंसिडर्ड कलेक्टिवली आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है जी। यानी कि जब भी न्यूक्लियॉन्स की बात आएगी तो उसका मतलब है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चूँकि इन दोनों से मिलकर न्यूक्लियस बनता है, लिहाजा इनको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, यानी कि वो पार्टिकल्स जिनसे न्यूक्लियस बन रहा है। इसी तरह अगर आप देखें तो न्यूक्लियाइड्स, अब न्यूक्लियाइड मैंने पहले बताया कि न्यूक्लियाइड का मतलब है कि एटम्स की न्यूक्लियस, हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियाइड्स विद द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ठीक है जी। तो ऐसे जो उनसे हैं आपके पास, आप कह लें कि जो हैं न्यूक्लियाइड्स जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम हो, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट हो, ठीक है जी। यानी कि अगर उनके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ये एटॉमिक, यानी कि उनके अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम है, ठीक है जी, यानी कि उनका एटॉमिक नंबर सेम है जेड जो है, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अगर हों डिफरेंट, तो इसका मतलब है कि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उनका जो मैस नंबर है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे जिनका मैस नंबर डिफरेंट होता है लेकिन जो है आपके पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है उसमें ये एटॉमिक नंबर सेम होगा, उनको आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है जी। और न्यूक्लियाइड्स विद द सेम मैस नंबर, ठीक है जी, मैस नंबर सेम होगा उनका, ठीक है जी, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, ठीक है जी, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा, उनको आइसोबार्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो है वो जनरली जो हम यही कंसिडर करते हैं कि वो स्फेरिकल शेप का है, तो उसका कोई ना कोई रेडियस भी होगा, और जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो एज़ कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ एटम वो बहुत स्मॉल होता है, इसलिए इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। वो क्या है जी, फेम्टोमीटर, विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। और इसको जो है वो ऑफन जो है इसको मोस्टली अक्सर जो है वो फर्मी भी कहा जाता है। तो फर्मी का मतलब होता है 1 फेम्टोमीटर, 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप एटॉमिक मैस की बात करें तो जो एटॉमिक मैस है, ठीक है जी, यूजली जो मेजर की जाती है वो की जाती है जी एटॉमिक मैस यूनिट, AMU, ठीक है जी। और ये जो एटॉमिक मैस यूनिट है ये क्या होता है, इट इज़ द एटॉमिक मैस ऑफ न्यूट्रल C12। ये C12 ये जो कार्बन है इसके डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, तो ये जो इसका C12 आइसोटोप है, the mass of neutral C12 is defined to be exactly 12 atomic unit, ठीक है जी। और जो 1 atomic unit है, ठीक है जी, ये चूँकि मैस की यूनिट है, एटॉमिक मैस की आप कह लें,
तो मैस की वैसे जो जनरली ऐसा यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। तो जो एटॉमिक मैस यूनिट और किलोग्राम में क्या है रिलेशन, वो ये है कि 1.660 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है 1 एटॉमिक मैस यूनिट, जिसे 1 यू से आप रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से। अच्छा जी, जब आप ये जो न्यूक्लाइड्स हैं, ठीक है जी, ये आपस में मिलके जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस भी करते हैं, ठीक है। जिस तरह जो फेमस न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं दो, जिसमें जो कि फिशन और फ्यूजन है, ठीक है जी, उनमें भी न्यूक्लियाई ही आपस में मिलके जो है वो रिएक्शन करवाते हैं। तो जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी कि जिन न्यूक्लाइड से मिलके जो है वो आप कह लें कि रिएक्शन हो रहा है, उनका जो टोटल मैस होता है वो आफ्टर द रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। और वो कितना चेंज होता है, बाय द अमाउंट डेल्टा एम, ठीक है। और यही जो डेल्टा एम है, ये जो मास में चेंज होता है, इसके इक्वलेंट जो एनर्जी है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन अब्जॉर्ब होती है या रिलीज़ होती है। जो फिशन है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एज कम्पेयर जो फ्यूजन है उसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है आपके पास, ठीक है जी। हम आगे जाके क्या वो देखें। तो ये आपके पास जो है क्यू, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब जो है, ये डेल्टा एम सी स्क्वायर के को आएगी, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो है। और सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू होता है 3 × 10 पर जो है वो 3 × 10 पर 8 मीटर पर सेकंड जो आपके पास जो है ये होती है इसकी स्पीड जो है। तो इसको जो है अगर आप देखें तो जनरली जब आप एनर्जी आपके पास आएगी, जब आप मेजर करेंगे तो वो आपके पास इससे करेंगे तो मैस जो है वो आपके पास एटॉमिक मैस यूनिट में आएगी। तो इसका जो जनरली ये जो एनर्जी है ये आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। तो ये जो सी स्क्वायर, अगर आप इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मैस यूनिट करें तो ये इसकी आएगी कन्वर्जन 931.494 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मास यूनिट। तो ये भी जो है ये आपने याद रखनी है, यानी कि आप डायरेक्टली सी स्क्वायर की बजाय जो है वो सी की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर लें, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर आप उसको जो है वो कन्वर्ट करें। तो बेहतर ये है कि ये जो डेल्टा एम है ये आप ए एम यू में यूज़ कर लें, और जो है वो सी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली आप ये यूज़ कर लें, तो आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं अब्जॉर्ब या रिलीज। अच्छा जी, इसी तरह जो है द मैस एम, कैपिटल एम ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है जी, ये जो कैपिटल एम है ये टोटल मैस ऑफ द न्यूक्लियस है, इज़ लेस दैन द टोटल मैस डेल्टा एम ऑफ इट्स एडिशनल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, अगर आप इंडिविजुअली उनकी मैस जो है वो लेकर उनकी मैस को ऐड करें तो वो जो मैस आती है डेल्टा एम जो है वो ज़्यादा होती है अगर आप टोटल जो है वो न्यूक्लियस की मैस जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। यानी कि न्यूक्लियस की मैस जो है वो कम होती है इंडिविजुअल मैस ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम से। इसका मतलब है कि जो है वो मैस एनर्जी एम सी स्क्वायर ऑफ द न्यूक्लियस इज़ लेस दैन द टोटल मैस एनर्जी, ये जो है सिग्मा एम सी स्क्वायर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है जी। और ये जो इन दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है जी, दैट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, ठीक है जी। और ये जो है ये टोटल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस जो है आप कह लेंगे। इन दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बाइंडिंग एनर्जी के कहलाता है, यानी कि ये वो एनर्जी होती है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर आप देखें, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। अगर इनको आपस में बाइंड करना है तो इनके दरमियान तो कोई फोर्स नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसकी वजह से ये बाइंड हो सकें। तो इसका मतलब है कि कुछ जो उनकी मैस है वो कंज्यूम होती है उनको आपस में बाइंड रखने के लिए, और ये इसी की वजह से जो है वो मैस डिफरेंस आता है, ठीक है जी। तो ये जो मैस दोनों की एनर्जीज़ का डिफरेंस है ये बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी के होता है। यानी और बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड रखने के लिए, न्यूक्लियॉन्स को आपस में इकट्ठा रखने के लिए जो है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो न्यूक्लियस का मैस जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू भी जो है वो ज़्यादा आएगी। तो जनरली जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एक टर्म यूज़ की जाती है, यानी कि पर न्यूक्लियॉन कितनी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है, जो कि रेशियो है टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई एटॉमिक नंबर, उसका जो है वो आप कह लेंगे मैस नंबर जो है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि ये न्यूक्लियॉन नंबर जो है वो एक ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर भी कह सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है। तो ये आपके पास फिर जो है ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो ये बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी कि एक न्यूक्लियॉन
के इवज़ जो है वो कितनी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है आपके पास। तो जनरली जो है वो आप बाइंडिंग एनर्जी के की बजाय जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है ये यूज़ करते हैं। ये वाली आपके लिए टर्म जो है या ये वाली क्वांटिटी जो है ये आप यूज़ करते हैं रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा जी, अब हम ज़रा इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जिसमें इसका एंगुलर और स्पिन जो है मोमेंटम है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, उनका एंगुलर मोमेंटम भी होता है, उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। इसी तरह जो न्यूक्लियाइड्स हैं यानी कि जो न्यूक्लियॉन्स और जो न्यूक्लियॉन्स हैं या न्यूक्लियाई हैं उनका भी अपना जो है वो न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम होता है जिस तरह के एटम का होता है। इसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है और जो है वो उनका इंट्रिंसिक जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट जिसे कहेंगे न्यूक्लियस का। जो न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम है वो तकरीबन सेम ही होता है जितना कि उसका इलेक्ट्रॉन का जो है वो एंगुलर मोमेंटम है आपके पास, ठीक है जी। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे डेफिनेटली, ठीक है, उस एटम के जिस एटम का वो न्यूक्लियस है। तो जितना इलेक्ट्रॉन का जो है वो एंगुलर मोमेंटम होता है, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम भी रफली उतना ही होता है। लेकिन जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बहुत कम होता है। इट इज़ मच स्मॉलर दैन द टिपिकल एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स, ठीक है जी। जो एटम का ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट है उसके मुकाबले में जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल जो। उसके बाद जो है ये न्यूक्लियर फोर्स भी होती है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? ये न्यूक्लियाई आर हेल्ड टुगेदर बाय attractive force acting among the nucleons and part of the strong force acting between the quarks that make up of the nucleons। तो न्यूक्लियॉन्स जो हैं यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो भी आपस में जो है एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो उनसे वो इकट्ठे होते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है आपके पास। और ये जो बेसिकली फोर्स है ये कहाँ से आती है? वो जो है वो उस स्ट्रॉन्ग फोर्स से आती है जो कि क्वार्क्स के दरमियान एक्ट कर रही होती है। और ये जो क्वार्क्स हैं ये क्या हैं? ये सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं। क्वार्क्स वो आप कह लें कि पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर जो है वो न्यूक्लियॉन्स बनते हैं। इनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये मिलके ये जो इनकी जो आप कह लें कि कंस्ट्रक्शन है या आप कह लें कि ये जिन पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं वो क्वार्क्स होते हैं आपके पास, ठीक है जी। तो क्वार्क्स के दरमियान जो फोर्स होती है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, वही फोर्स जो है वो न्यूक्लियॉन्स को आपस में इकट्ठा रखने के लिए जो है वो अपना रोल प्ले करती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं ज़रा ये रेडियो एक्टिव डिके की तरफ, ठीक है जी। ज़्यादातर जो न्यूक्लियाइड्स हैं, ठीक है जी, वो आपके पास रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है जी। यानी कि वो खुद ब खुद जो है वो डिके करते जाते हैं और उनका जो डिके का रेट है वो होता है -dN/dt के इक्वल होता है, ठीक है जी। इसको रेट ऑफ डिके ऑफ कहते हैं और ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव एटम्स, ठीक है जी, कि उसके अंदर कितने रेडियो एक्टिव एटम्स जो हैं वो शामिल हैं। एंड प्रोपोर्शनली कांस्टेंट बीइंग द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है, ये जो लैम्डा है ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ से डिके कांस्टेंट भी कहते हैं आपके पास, ठीक है जी। तो रेडियो एक्टिव डिके बेसिकली होता क्या है कि ऐसे रेडियो न्यूक्लियाइड्स जो कि स्पॉन्टेनियसली यानी कि खुद ब खुद जो है वो डिके करते जाते हैं, यानी कि उसके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं वो डिके करते जाते हैं इनटू अदर न्यूक्लियाइड्स है। और जो रेट ऑफ डिके है उनका वो लैम्डा एन के इक्वल होता है, जिसमें एन जो है ये ओरिजिनल नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, ठीक है जी, और लैम्डा जो है ये डिके आप कह लें कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ से डिके कांस्टेंट भी कहते हैं आपके पास। और ये जो है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है ये हर रेडियो न्यूक्लियोइड की जो है इसके लिए अपनी वैल्यू होती है आपके पास और इसकी जो यूनिट है वो सेकंड इन्वर्स है, ठीक है जी, या इन्वर्स सेकंड कह लें। अच्छा जी, ये एक इक्वेशन है जो कि रिलेट करती है रेडियो एक्टिव डिके को। ये एन जो है ये ओरिजिनल नंबर ऑफ एन जो है ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन कह रहा हूँ, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइड्स, ठीक है जी। एन नॉट जो है ये ओरिजिनल नंबर ऑफ़ जो है वो रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं और टी जो है ये टाइम है, ठीक है जी, यानी कि टी इक्वल टू 0 है, यानी कि स्टार्ट में जो है आपके पास कितने न्यूक्लियाइड्स हैं वो एन नॉट है आपके पास जब टी 0 है। उसके बाद ये डिके करते जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइड्स ये कम होते जाएंगे, ठीक है।
और किसी भी टाइम पे जो है अगर आपने वो फाइंड करना है कि कितने जो है वो न्यूक्लियाइड्स रह गए हैं, तो वो आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं आपके पास। और ये जो आर है, जैसे मैंने पहले बताया, रेडियो एक्टिव ये डिके कांस्टेंट जिसे आप ने जो है वो कहा था, क्या कहा था जी इसे, डिके रेट जो है, आर डिके रेट, ये माइनस डी एन ओवर डी टी के इक्वल है। ये एन जो है ये इसके इक्वल होता है, तो यहाँ पर अगर आप एन की वैल्यू, ये लैम्डा इसके इक्वल भी आएगा आपके पास, तो आर जो है ये लैम्डा एन के इक्वल आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। क्योंकि ये जो डी एन ओवर डी टी है ना, ये हमने देखा था ये किसके इक्वल था, ये पीछे देखें, ये डी एन ओवर डी टी लैम्डा एन के इक्वल है, ठीक है जी। तो ये जो एन है इसकी जगह क्या आएगा आपके पास, ये एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी। तो ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब है कि ये जो रेडिएटिव डिके होता है ये एक्सपोनेंशियल होता है आपके पास। अच्छा जी, ये तो आपके पास डिके रेट है, ठीक है जी। आर जो है द टोटल डिके रेट ऑफ द सैंपल ऑफ वन और मोर रेडियो न्यूक्लियाइड्स इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, ठीक है जी। तो जो सैंपल की एक्टिविटी है वो क्या होती है, वो टोटल डिके रेट जो है वो कहलाता है सैंपल का। जो आर है वो कितना है आपके पास, उससे आप सैंपल की एक्टिविटी पता लगा सकते हैं। डिके रेट जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि उसकी वो जो आपके पास रेडियो न्यूक्लियाइड है, ठीक है जी, वो उतना ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, ठीक है जी, उसकी एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा है आपके पास। और ये जो एक्टिविटी है इसकी जो यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड बैकरल। और ये जो बैकरल है ये कहाँ से आई है, ये हेनरी बैकरल, ये वो आप कह लें कि साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर की थी रेडियो एक्टिविटी, तो उसी के नाम पे जो है एक्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है वो बैकरल है। और जो 1 बैकरल है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड 1 डिके पर सेकेंड, ठीक है जी, इसके इक्वल होता है। ये जो बैकरल है, ठीक है जी, ये न्यू यूनिट है, इससे पहले इसकी ओल्ड यूनिट भी यूज़ की जाती थी विच इज़ कॉल्ड क्यूरी। और ये जो क्यूरी है ये मैरी क्यूरी के नाम पे जो है ये है आपके पास। और क्यूरी जो है ये वो बड़ी यूनिट है, ठीक है जी। और 1 क्यूरी जो है 1 CI जो है वो क्यूरी की सिंबल है, 3.7 इंटू 10 बैकरल के इक्वल होती है आपके पास। इसी तरह जो है वो आपके पास ये हाफ़ लाइफ भी है, ठीक है जी। हाफ़ लाइफ जो है वो क्या होती है सैंपल की, अभी हमने पीछे पढ़ा रेडियोएक्टिव डिके के अंदर कॉन्टिन्यूसली जो रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं वो डिके करते जाते हैं, इसका मतलब है कि उनकी तादाद कम होती जाएगी। तो ऐसा टाइम जिसमें उनकी तादाद अपनी ओरिजिनल तादाद के मुकाबले में आधी रह जाए, उस टाइम को उसकी हाफ़ लाइफ कहते हैं, ठीक है जी। और ऐसी लाइफ जिसमें जो सैंपल है दैट ड्रॉप्स टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि इनिशियली में अगर आप देखें कि आपके पास अगर 100 न्यूक्लियाइड्स थे, ठीक है, तो उसके बाद जितनी देर में वो 100 से 50 हो जाएंगे वो इसकी हाफ़ लाइफ कहलाएगी, आप वो टाइम इसका हाफ़ लाइफ कहलाएगा। अच्छा जी, ये जो डिके होता है आपके पास, ठीक है जी, ये 2 तरह का होता है, अल्फ़ा डिके और बीटा डिके। अल्फ़ा डिके में क्या होता है आपके पास, अल्फ़ा डिके के अंदर कुछ जो न्यूक्लाइड्स हैं वो डिके करते हैं बाय एमिटिंग एन अल्फ़ा पार्टिकल। और जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो क्या होता है, वो एक हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल होता है आपके पास, ठीक है जी, He4, यानी कि इसमें 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो ऐसा डिके जिसके अंदर अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हो ड्यूरिंग द डिके, उसको अल्फ़ा डिके कहते हैं। और ये इसकी एग्जांपल है कि यूरेनियम 238 जो है, ये 238 उसका मैस नंबर है, ठीक है जी, ए। इसका जब अल्फ़ा डिके होता है तो ये थोरियम में चेंज हो जाती है, ठीक है जी। तो 238U ये थोरियम में चेंज होगी, प्लस ये एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा। अगर 2 अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे तो ये जो इसका मैस नंबर है ये 4 की बजाय 8 कम हो जाएगा, ठीक है, फिर ये 230 आ जाएगा इससे। इस तरह जो है जब भी कोई अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है या अल्फ़ा डिके के अंदर जो मैस नंबर है वो 4 डिक्रीज़ होता है अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है। अच्छा जी, बीटा डिके जो है ये एक और किस्म का डिके है जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन एमिट होता है न्यूक्लियस से, और इसमें जो है अलॉन्ग विद 1 न्यूट्रिनो। अब इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता है, ये पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो क्या बला हैं। तो पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन, इसका जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, लेकिन इसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिट्रॉन जो है इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विद मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और न्यूट्रिनो जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है और इसका जो मैस है वो बहुत स्मॉल होता है आपके पास, ठीक है जी। अब बेसिकली होता क्या है, जिस तरह हमने देखा कि अल्फ़ा डिके के अंदर जो है
वो जो है उसका जो मैस नंबर है आफ्टर द डिके किसी भी न्यूक्लियाई का या न्यूक्लाइड का जो है वो 4 डिक्रीज कर जाता है। बीटा डिके में क्या होता है, बीटा डिके भी दो तरह के होते हैं, बीटा माइनस और बीटा पॉजिटिव। बीटा माइनस डिके के अंदर इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और बीटा पॉजिटिव का में प्रोटॉन एमिट होगा आपके पास, ठीक है जी। तो जैसे ये आपके पास जो है ये लेट्स सपोज कि आपके पास जो है ये फास्फोरस का जो है ये आपके पास एक न्यूक्लाइड है, ठीक है जी। ये डिके करके जो है ये सल्फ़र में चेंज हो जाता है आपके पास, ठीक है। यानी कि इसमें अगर आप देखें तो मैस नंबर जो है वो सेम रहा है आपके पास विद द एमिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन प्लस ये न्यू जो है ये शो कर रहा है न्यूट्रिनो को, ठीक है जी। तो न्यूट्रिनो प्लस ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एमिट होगा। अब इसमें चेंज क्या आती है फिर न्यूक्लियस के अंदर जो है, अगर इसका जो है वो जो है सिर्फ आप कह लेंगे ये फास्फोरस से जो है वो सल्फर में चेंज हो गया, तो जब बीटा माइनस डिके होता है तो बीटा माइनस डिके के अंदर बेसिकली होता क्या है कि न्यूक्लियाई के अंदर मौजूद एक न्यूट्रॉन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू प्रोटॉन, ठीक है जी। तो बीटा माइनस डिके के अंदर न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म्स इनटू प्रोटॉन विद इन द न्यूक्लियस, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एक कम हो जाएगा और न्यूट्रॉन एक बढ़ जाएगा, सॉरी न्यूट्रॉन जो है वो एक कम हो जाएगा और प्रोटॉन एक बढ़ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जिस वजह से उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा आपके पास। एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो आपके पास क्या है, डेफिनेटली एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये इक्वेशन है जो कि शो कर रही है बीटा माइनस डिके को, कि बीटा माइनस डिके के अंदर जो है वो क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है जी। इसी तरह जो है वो बीटा पॉजिटिव डिके होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की बजाय जो है वो पॉजिट्रॉन एमिट होगा न्यूक्लियस में से। तो ये कॉपर का न्यूक्लियस है कॉपर 64 और ये निकल 64 में चेंज हो जाएगा आपके पास विद द एमिशन ऑफ 1 पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। अब बीटा डिके बीटा प्लस डिके में क्या होगा, बीटा प्लस डिके के अंदर जो है वो प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। पिछले में क्या था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ था जैसे देखिए, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ विद न्यूट्रिनो, इसमें क्या होगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा विद द एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और साथ एक पॉजिट्रॉन एमिट होता है और एक न्यूट्रिनो भी जो है वो एमिट होता है आपके पास। तो ये जो है ये आपने याद रखना कि बीटा डिके के अंदर जो है वो बेसिकली मैस नंबर तो चेंज नहीं होता लेकिन एटॉमिक नंबर अल्टीमेटली चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बीटा डिके में या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो बीटा प्लस डिके कहलाएगा और पॉजिट्रॉन एमिट होगा, और अगर जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है आपके पास तो फिर बीटा माइनस डिके कहलाएगा, ठीक है जी। और उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। चलिए जी, ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में।